चलो फटाफट क्वेश्चन करते, इसको एकदम एकदम से उड़ा देते। देखो क्वेश्चन 1 तो हमने कर दिया है, हमने लेक्चर के साथ इसको ख़त्म किया था, इसमें हमने ऑडिट रिस्क फाइंड किया था। अभी समझो यहाँ पे बात का सबसे इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन पढ़ के अगर तुमको समझ में आता है कि लिखना क्या है तो बात बन जाती है भाई, तुमको कुछ ना कुछ आधे तो पॉइंट याद आ ही जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तुमको ये समझना पड़ेगा कि लिखना क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या आ रही है देखो, प्रभु लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वांट्स टू डेवलप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, यू आर एक्सपर्ट, वाह वाह, अभी तो एक्सपर्ट बन गए तुम, इतना तो पढ़ा है तुमने। हेयर बाय कॉल्ड brief about them. In the view of above, you are required to brief about internal control system and inherent limitations of internal control system. तो इम्पोर्टेंट बात आती है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में तुमने बताना है एंड इनहरेंट लिमिटेशन के बारे में बताना है। तो मुझे देख के लगता है कि मैं क्या करूँगा, अगर मैं होता तो मैं सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में बताता। सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल्स सपट एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सरेक, उसके उसके ऑब्जेक्टिव वगैरह बताता एंड इनहरेंट लिमिटेशन तो तुमको पता ही है। ठीक है, इसमें 2 डिवाइड में आंसर करते तुम। देखो यहाँ पे मोटा मोटी लेवल पे सिर्फ इतना देखो कि क्या क्या चीज़ आती है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मीनिंग बताया उसने। ठीक है, यहाँ पे क्या सपोर्ट के पॉइंट है, क्या सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, एरर, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, रिकॉर्ड्स, टाइमली प्रिपरेशन, अडेरेंस टू मैनेजमेंट पॉलिसी। ठीक है, ये बात आती है। फिर कुछ फालतू की बात आती ही रहेगी, इसको तुम इग्नोर मारो, इसको इग्नोर मारो। देखो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में बताया था, श्रेक के पॉइंट से, ये श्रेक के पॉइंट से क्या, सिर्फ उसको मैंने बोला था इसके साथ लिखो, ऐसे अकेला मत करो, सेंटेंस को कंप्लीट करो। और लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल ये तो तुमको मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स में तुमको मिल जाएंगे। क्या थे याद करो, याद करने की कोशिश करो। 3 तो हमने पहले देखे थे, कौन सा, मैनेजमेंट ओवरराइड, ह्यूमन एरर एंड और क्या था, कोलूजन होता है। उसके बाद में यहाँ पे क्या देखा था हमने, यहाँ पे देखा था कि कॉस्ट बेनिफिट का एनालिसिस करो। कॉस्ट बेनिफिट के बाद हमने देखा था, कॉस्ट बेनिफिट के बाद हमने क्या देखा था, हमने देखा था जिसको हमने कंट्रोल देखने के लिए रखा था उसी ने एब्यूज़ किया रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड और एक चीज़ देखी थी, याद करो, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन जो है, अनयूजुअल जो चीज़ें होती है ना, उसके ऊपर तुम्हारे ट्रांजेक्शन्स इफेक्टिवली काम नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा लिमिटेशन आ जाता है। बात क्या आती है, लिस्ट डाउन मैटर्स टू बी इंश्योर्ड बाय अकाउंटिंग कंट्रोल। देखो बात क्या आ रही है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिलेटिंग टू अकाउंटिंग सिस्टम, एसेट ट्रांजेक्शन एंड उसके बाद में लिस्ट डाउन मैटर्स टू बी इंश्योर्ड बाय अकाउंटिंग कंट्रोल। तो वो सारी चीज़ें याद आई क्या कुछ, ट्रांजेक्शन एसेट। ठीक है, प्रॉपरली रिकॉर्ड होना चाहिए, ट्रांजेक्शन में ऑथराइजेशन आना चाहिए, एसेट में तुम्हारा अनऑथराइज एक्सेस यूज होना चाहिए एंड फिजिकली वेरीफाई होना चाहिए। उसके बाद में तुम्हारा बेसिक अकाउंटिंग कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या, रियल रिकॉर्डेड, उसके बाद में रिकॉर्डेड टाइमली, 3R 4P, रियल रिकॉर्डेड टाइमली, 4P कहते, प्रॉपरली वैल्यू होना चाहिए, प्रॉपरली पोस्टिंग होना चाहिए, प्रॉपरली समराइज एंड प्रॉपरली क्लासीफाई एंड डिस्क्लोज। ठीक है, रियल, टाइमली रिकॉर्डेड, पोस्टेड, अप्रोप्रिएट अपॉन क्लासीफाई किया, डिस्क्लोज किया, समराइज किया। ठीक है, बात आ गई, इतना ईजी है। देखो इतना ईजी है। कोसो फ्रेमवर्क के बारे में पूछा है, मैंने क्या बोला था, कोसो फ्रेमवर्क क्या है, यसो तुम्हारा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ने दिए थे, जो हमने पढ़े वही है। 3 ऑब्जेक्टिव, कौन से ऑब्जेक्टिव, ऑपरेशन, रिपोर्टिंग, कंप्लायंस, 3 ऑब्जेक्टिव थे। 5 कंपोनेंट्स है, 5 कंपोनेंट्स कौन से थे, कंट्रोल एनवायरनमेंट था, रिस्क असेसमेंट था, रिस्पॉन्स की जगह पे कंट्रोल एक्टिविटी था, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन था, आखिरी वाला मॉनिटरिंग था। 5 कंपोनेंट में मिलके 17 प्रिंसिपल थे, 5 4 3 3 2 17 प्रिंसिपल थे। और कुछ याद रखना था क्या, कुछ नहीं याद रखना था, इतना सफिशिएंट है। और 1992 में दिया था, तो 1992 में दिया था, उसमें 5 कंपोनेंट्स है। देखो 5 कंपोनेंट्स आ गए, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटी, इन्फॉर्मेशन, मॉनिटरिंग। उसमें 3 ऑब्जेक्टिव आते हैं, ऑपरेटिंग, रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस। देखो लिख सकते हो, बेसिक बेसिक लिख सकते हो तुमको। फिर देखो भाई साहब क्या क्वेश्चन आया इतना बड़ा, कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल के बारे में दिख रहा है कुछ तो एक तो कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल पढ़ना पड़ेगा शायद से, ऐसे 315 आया है, कंफ्यूज कर देता है भाई साहब ये बिन काम का। ऐसे 315 रिक्वायर्स ऑडिटर टू डॉक्यूमेंट की एलिमेंट्स of understanding obtained regarding each of its internal control components, sources of information from which such understanding was obtained and risk assessment process performed. ठीक है, while conducting statutory audit of MPT listed company है CAZE understood various IT control, CAZE या Z बोलो,
अंडरस्टूड वेरियस आईटी कंट्रोल्स। तो आईटी कंट्रोल्स को समझ में आते हैं उसको, डेटा सेंटर, नेटवर्क ऑपरेशन, सिस्टम चेंज इन मेंटेनेंस, प्रोग्राम चेंज, ओहो एक्सेस सिक्योरिटी, ओहो कुछ कुछ याद आ रहा है, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेटिंग इन कंपनी। बिसाइड्स ही ऑल्सो गेन्ड नॉलेज, प्रोग्राम चेंज याद आया हमको, एक्सेस सिक्योरिटी याद आया। बिसाइड्स ही ऑल्सो गेन्ड नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल्स डिजाइन टू इंश्योर इंटीग्रिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब तो भाई याद आना चाहिए अभी तक तुमको। एक तो आईटी कंट्रोल, पूरे चैप्टर में तुमको आईटी कंट्रोल कहाँ पे मिले थे, एक तो तुमने नीचे पढ़ा कि कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, आगे बढ़ते। विच वन ऑफ इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट्स ऑफ कंपनी इज रेफर्ड टू इन अबाउट डिस्क्रिप्शन। एक क्वेश्चन पूछा है, बिसाइड्स एक्टिविटीज gathered from the above description give example of any other two activities relevant to an audit included in above identified component of internal control। क्या बात हो रही है यहाँ पे, समझो बात को समझो क्या हो रही है। बात क्या करता है ये, तुमने कुछ एक्टिविटी को आइडेंटिफाई किया है, जैसे आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल कहाँ पे था, कंट्रोल एनवायरनमेंट की, तो कंट्रोल एनवायरनमेंट तो तुमको पकड़ा गया, कंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं, कंपोनेंट तो तुमने पकड़ लिया, कंपोनेंट तुमने पकड़े, उसमें कंट्रोल एनवायरनमेंट था। 5 ही कंपोनेंट है, कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन, एंड तुम्हारा मॉनिटरिंग था, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग था। इसमें से आईटी कंट्रोल कहाँ पे थे, याद अगर होता है तो देखो कंट्रोल एक्टिविटीज में थे। कंट्रोल एक्टिविटीज में 4 एक्टिविटी थे, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, फिजिकल कंट्रोल, परफॉर्मेंस रिव्यू एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में जनरल आईटी कंट्रोल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल। तो क्या ये क्वेश्चन कंट्रोल एक्टिविटीज में है, देखो विच वन ऑफ इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट ऑफ कंपनी इज रेफर्ड इन अबाउट डिस्क्रिप्शन बिसाइड एक्टिविटीज gathered from above description give example of any other 2 activities। तो जो ऊपर दिया है वो कौन सा है तुम्हारा, कौन सा एक्टिविटी है तुम्हारा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का एक्टिविटी है। कंट्रोल एक्टिविटी में 4 थे, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, फिजिकल कंट्रोल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड उसके बाद में परफॉर्मेंस रिव्यू। उसमें से एक यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे कौन सा दिया है, यहाँ पे दिया है तुम्हारा, देखो जनरल आईटी कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल से सच एक्टिविटीज कहाँ से है, कंट्रोल एक्टिविटी की एक्टिविटीज है। ठीक है, यहाँ पे तुम अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, किसका है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का है, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का एक्टिविटी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का है, मुझे अभी दिख नहीं रहा तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का है, उसमें तुमने क्या करने हैं, एग्जाम्पल देने हैं दूसरे एक्टिविटी के। दूसरे एक्टिविटी कौन सा है, परफॉर्मेंस रिव्यू के दे दो, फिजिकल कंट्रोल के दे दो, या फिर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी के दे दो। ज़्यादातर है ना, कोशिश करो कि ये 2 के ही दे दो। क्यों, क्योंकि ये सजेस्टेड आंसर है ना, तो सजेस्टेड आंसर ऐसा आता है ना, जो चेक करता है उसको नहीं पता होते कि 4 है भाई, एक यहाँ पे बता दिया तो दूसरे 3 बचते। तो 3 में एक तो परफॉर्मेंस रिव्यू है, फिजिकल कंट्रोल है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है। तुमको याद क्या आएगा, तुमको याद आएगा परफॉर्मेंस रिव्यू एंड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पे लिखोगे बट सजेस्टेड में नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ट्राई करो कि परफॉर्मेंस रिव्यू एंड फिजिकल कंट्रोल के बारे में लिखो। इसमें क्या देखा था हमने देखा था क्या, कंपैरिजन होता है एक्चुअल में, बजटेड में, ऑपरेशनल में, फाइनेंशियल में, फंक्शनल लेवल, एक्टिविटी लेवल, और एक क्या था, इंटरनल एक्सटर्नल। देखो फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग, इंटरनल डेटा, एक्सटर्नल डेटा, फंक्शनल लेवल, एक्टिविटी लेवल, और क्या था, एक्चुअल परफॉर्मेंस, बजटेड परफॉर्मेंस, और उसको साथ में क्या करो, करेक्टिव एक्शंस ले लो। ठीक है, फिजिकल कंट्रोल में तुमने क्या देखा, एसेट है तो फिजिकल से सिक्योरिटी होनी चाहिए, प्रोडक्ट काउंटिंग वगैरह होना चाहिए, कैश का, सिक्योरिटी का, इन्वेंट्री काउंट्स का, ये सारी चीज़ें आती है। खत्म। 320 और 450, 320 और 450 के ऊपर एक क्वेश्चन है, क्या है सुनील वॉज अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ पीसीएम 22-23 के लिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्लानिंग इंटेंट्स टू अप्लाई कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। तो मटेरियलिटी लगाना है उसको। तो फैक्टर्स दैट में अफेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट बेंचमार्क, कौन सा फैक्टर्स है, देखो याद करो, एसेट, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर या फिर इक्विटी, ये क्या है, कंपोनेंट्स है, एलिमेंट्स ऑफ एफएस है। उसके बाद में रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, एसेट माइनस लाइबिलिटी क्या था तुम्हारा, नेट एसेट। ये क्या है, जहाँ पे फोकस रहता है, फोकस जहाँ पे रहता है इंटेंडेड, फोकस जहाँ पे रहता है यूजर का,
यूज़र का फोकस जहाँ पे रहता है। उसके बाद में हमने बात करी थी नेचर ऑफ एंटिटी, जैसे बिजनेस बैंकिंग का बिजनेस है तो वहाँ पे फोकस अलग जगह पे रहेगा। लाइफ साइकिल में ग्रोथ फेज में है तो फोकस अलग जगह पे रहेगा। उसके बाद में हमने देखा था ओनरशिप का स्ट्रक्चर कैसा है एंड फाइनेंसिंग कहाँ से होता है मेजरली। अगर डेट से होता है या तो इक्विटी से होता है, डेट से होता है तो एसेट के ऊपर फोकस करो। एंड क्या था, रिलेटिव वोलेटिलिटी, जिसमें अगर प्रॉफिट अगर ये नहीं है, वोलेटाइल है, तो तुम क्या करो, रेवेन्यू के बारे में बात करो। तो यहाँ पे बात आती है, देखो दो सिचुएशन दिए तुमने तुमने फैक्टर्स तो सारे बता दिए। पॉइंट नंबर 1, यूज ऑफ बेंचमार्क। यूज, इसमें दो चीज़ क्या है तुम्हारा, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ एयर कंडीशनर्स एंड हैविंग रेगुलर प्रॉफिट। तो रेगुलर प्रॉफिट है। दूसरे में कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसमें लॉसेस है प्रीवियस टू फाइनेंशियल ईयर में। तो बोलो बेंचमार्क क्या ले लें। अगर रेगुलर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ले लो, रेगुलर प्रॉफिट है तो कंसिडर करो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अर्निंग। और दूसरे केस में लॉसेस है तो क्या करो, रेवेन्यू को देखो या फिर ग्रॉस प्रॉफिट को देखो एज अ बेंचमार्क। सिंपल सी बात आती है, सिंपल सिंपल सी चीज़ें आती है। ठीक है, ये तो भाई साहब खतरनाक क्या क्या पूछ रहे, क्या पता। एंड में जाके सबसे पहले देखते हैं क्या है, इवेल्युएट अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। क्या है, ऐसे 450 के बारे में बात कर रहा है, लग तो ऐसे ही रहा है, लग तो ऐसे रहा है 450 के बारे में बात कर रहा है, लेकिन रुको, क्वेश्चन को अच्छे से समझो। क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है, आरटीपी में 24 में है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए तो ही आंसर अच्छे से लिख पाओगे, अच्छे से पढ़ते। वाइल असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, फिर से 450 की तरफ लेके जा रहा है। कौन से मिसस्टेटमेंट, हमने मैनेजमेंट को बोला था मिसस्टेटमेंट करेक्ट कर, लेकिन अगर वो नहीं करेक्ट करता है तो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आते हैं। तो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे 320 में जाते हैं, 320 में जाके उसको क्या करते हैं, मटेरियलिटी रिवाइज करने की नीड है क्या देखते हैं। फिर 450 में वापस आके हम क्या करते हैं, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या देखते हैं। मटेरियल होने के लिए साइज एंड नेचर एंड प्रायर पीरियड में कितना इफेक्ट गया है। उसके बाद में TCWG को कम्युनिकेट करते हैं, इंडिविजुअल वगैरह कम्युनिकेट करते हैं, रिटर्न में तुमने कम्युनिकेट करना है, उसका इफेक्ट भी बताना है और बोलना है करेक्ट कर। उसके बाद में मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट को लगता है कि इमटेरियल है, मैनेजमेंट को लगता है इमटेरियल है, तो मैनेजमेंट क्या करेगा, मैनेजमेंट एंड TCW से लिख के लेते हैं, WR लेते हैं। ठीक है, WR के बाद हम क्या करते हैं, हम अपने एक्सटेंडेड ऑडिट प्रोसेस लगा के देखते हैं कि मटेरियल है क्या। ठीक है, मटेरियल अगर है तो हम क्या करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट में जाएंगे। तो यहाँ से तो हमको लग रहा है कि ये आंसर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों नहीं ये देखते। तो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, मिस्टर सुनील एनकाउंटर्ड सिग्निफिकेंट इश्यूज रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ मटेरियलिटी। तो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आता है तो हमको हमने क्या बोला था, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आते हैं तो सबसे पहले ऐसे 320 में जाओ, तो ऐसे 320 में जाके वहाँ पे तुम क्या करो, मटेरियलिटी को रीअसेस करो। तो ये बंदा गया वहाँ पे मटेरियलिटी को कैलकुलेशन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, उसने सिग्निफिकेंट इशू दिख जाता है उसको। द इनिशियल मटेरियलिटी कैलकुलेशन जो पहले उसने किया था वॉज बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड फिगर्स, एस्टिमेटेड जो मैनेजमेंट ने फिगर दिए थे उसके बेस पे था, जिसमें मैनेजमेंट ने क्या किया था, एक्चुअल 11 मंथ का ही दिया था एंड 12 मंथ का डिराइव किया था। मतलब एक्चुअल 11 मंथ का उसके पास एस्टिमेशन था और 1 महीने का उसने बजटेड बनाया, प्रोजेक्शन बनाया एंड 12 मंथ का दे दिया। हाउएवर गिवन द नेचर ऑफ मैनहट्टन कंस्ट्रक्शंस, एज द कंपनी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है, फिर द मंथली सेल क्या करते हैं, सब्सटेंशियल वेरिएशन हो सकता है इसमें। तो इस केस में क्या हुआ है, एक्चुअल सेल जो हुआ है लास्ट मंथ का, जो 12th मंथ का, उसमें डेविएटेड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम एस्टिमेटेड सेल्स ड्यू टू अनफोर्सिन इंक्रीज इन स्टैम्प ड्यूटी रेट्स, और वहाँ पे डेविएशन बहुत ज़्यादा आता है। एंड लास्ट मंथ का एक्चुअल सेल जो आता है वो ओनली 25% आता है एस्टिमेटेड सेल का। तो हमने क्या बोला था, ऐसे 320 में जा और देख, रिवाइज करने की जरूरत है क्या, ये बात वही बोल रहा है। नाउ मिस्टर सुशील कन्फ्रंटेड विद डायलेमा रिगार्डिंग अप्रोप्रिएट अप्रोच टू इवेल्युएट अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट यूजिंग प्रीवियसली कैलकुलेटेड मटेरियलिटी, काइंडली गाइड। ठीक है, तो पहले जो मटेरियलिटी कैलकुलेट करी थी उसमें उसको थोड़ा सा अभी डाउट आता है, तो हमने ऐसे 320 में बात करी थी, ऐसे 450 में बोला 320 में जा, 320 में जाके रीअसेस कर। ये क्वेश्चन उसी के बारे में बात करता है, ये क्वेश्चन यही बात कर रहा है कि 320 में जाके रीअसेस कैसे करना है। याद करो हमने क्या बोला था, अगर रीअसेस कब कब कर सकते हो तुम, सबसे पहले हम जब स्ट्रैटेजी करते हैं स्टार्ट में, तब तुम मटेरियलिटी डिटरमाइन करते हो एकदम प्लानिंग के स्टेज पे। ठीक है, इसने करी है। उसके बाद में हमने बोला उसके बाद में हमने क्या बोला था कि अगर किसी सर्कमस्टांसेस में
अगर किसी सर्कमस्टांसेस में ABCD लेवल पे, याद करो, अगर किसी सर्कमस्टांसेस में ABCD लेवल पे या किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर तुमको लगता है कि मटेरियलिटी से नीचे का अमाउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूज़र के अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो तुम क्या कर सकते हो, ABCD लेवल पे तुम मटेरियलिटी लगा सकते हो। ये बात हमने करी थी। फिर हमने बात करी थी क्या, अगर तुमको ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आता है, अगर वो तुम्हारे पास पहले आता तो वो इन्फॉर्मेशन से तुमने जो इनिशियल मटेरियलिटी का अमाउंट जो निकाला है उसको तुमने डिफरेंट अमाउंट निकाला होता, अलग ही कुछ निकाला होता। अगर ऐसा इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास आता है तो तुम क्या करो, उसको रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद अगर तुम मटेरियलिटी में लोअर जाते हो, लोअर मटेरियलिटी आता है, तो तुम क्या करो, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एंड NT ऑफ साप के ऊपर भी ध्यान दे दो, नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के ऊपर भी ध्यान दे दो। अभी यहाँ पे देखते हैं आंसर में क्या लिखा है। ऐसे 40 के हिसाब से सबसे पहले जाओ 320 में जाके रीअसेस होता है क्या, देखो यहाँ पे रीअसेस हो रहा है बिफोर इवेल्युएटिंग इम्पैक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। तो सबसे पहले अभी हम ऐसे 320 में फंसेंगे, क्योंकि 450 में तो बाद में जाएंगे। सबसे पहले मटेरियलिटी तुमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन में गड़बड़ है। डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी अंडर 320 ऑफन रिलाइज ऑन एस्टिमेट, ठीक है। सबसे पहले में जब होता है, इट बिकम्स नेसेसरी टू एडजस्ट मटेरियलिटी कैलकुलेटेड अंडर 320 बेस्ड ऑन नाउ अवेलेबल एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट। तो फालतू सी बात करी है उन्होंने। जैसे ऑडिट प्रोग्रेस होता है, मटेरियलिटी को रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन इज प्रॉम्प्टेड बाय ऑडिटर्स अवेयरनेस ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन अगर उसको पहले मिल जाता तो उसने डिफरेंट अमाउंट इनिशियली डिटरमाइन किया रहता। टिपिकली सिग्निफिकेंट रिवीजन ऑकर्स बिफोर इवेल्युएशन ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, ठीक है। हाउएवर इफ रीअसेसमेंट ऑफ मटेरियलिटी अंडर 320 लोअर अमाउंट में जाता है तो क्या करो, रिकंसिडर करो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एंड NT ऑफ फैप। इन द प्रेजेंट केस ऊपर का पैरा एक उठा के रख दो क्या क्या हुआ है, एंड बाद में लिखो कि मस्ट रिव्यू एंड रीअसेस करो मटेरियलिटी जो तुमने 320 में डिटरमाइन की करी है। एंड अगर रीअसेस मटेरियलिटी लोअर जाती है तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एंड NT ऑफ फैप के ऊपर भी ध्यान दे दो। यही तो बात है, समझ में आया क्या। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि RTP में 24 ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है, आ सकता है तुम्हारे पास, ठीक है। 315 330 क्या बात कर रहे हैं, while conducting statutory audit blah blah blah, Y has assessed ROMM to be low at AFS level and assertion level due to stable and established and लेस रिस्की बिजनेस है जहाँ पे कंट्रोल बहुत अच्छे है। तो अभी तक हमने क्या देखा, ROMM असेस किया है जहाँ पे रिस्क बहुत कम है और कंट्रोल बहुत अच्छे है, इतना तो समझ में आ गया। हाउएवर डिस्पाइट द लो असेस ROMM, तो तुम्हारा जो असेसमेंट है ROMM का वो कम है। ही चूजेस टू सेंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू थर्ड पार्टीज फॉर कंफर्मेशन। भाई जब एक क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सास कहाँ से ले, नहीं वो कंफ्यूजन नहीं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन का क्वेश्चन है कि ऐसे 315 का क्वेश्चन है। अभी तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है 315 में है तो 315 में आएगा, 330 में यानी 315 में, तो यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे क्यों आया है एक्सटर्नल कंफर्मेशन और ROMM के बारे में, ठीक है, टू थर्ड पार्टीज। और तुम पक्का जाके एक्सटर्नल कंफर्मेशन का कुछ ना कुछ मैच नहीं होगा लेकिन कुछ ना कुछ लिख के आओगे। कब, जब तुम्हारा बाद में आएगा। ऑफ सर्टन मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू बाय देम विद द कंपनी, बाय डूइंग सो ही इंटेंड्स टू ऑब्टेन, उसने क्या करना है, एविडेंस ऑब्टेन कर रहा है रिगार्डिंग सर्टन असर्शंस कंटेंट इन एफएस ऑफ द कंपनी। डू यू थिंक हिज अप्रोच इज इन अकॉर्डेंस विथ एसेज, जस्टिफाई योर आंसर्स विथ रीजन। मैं बोल रहा हूँ तुमको फिर से, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जब भी एग्जाम में आएगा तुमको नहीं समझेगा, इसको एक काम करो, इसको मार्क करो, इसको एक मार्क करो। क्या मार्क करना है तुमने, पहचान कौन, ये क्या है पहचान कौन, पहचान कौन मार्क करो, पहचान कौन, पहचान कौन क्या है, ये तुम्हारा ऐसे क्वेश्चन है जो तुमको पहचान में नहीं आएंगे, वो तुम्हारे पहचान कौन का एक अलग सेक्शन है हमारे MCQ बुक में, वहाँ पे तुमको ये क्वेश्चन उसके साथ में ये क्वेश्चन को तुमको एक बार देखना पड़ेगा। तो वहाँ पे जाके अगर ये क्वेश्चन रहेगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं रहेगा तो तुमको वहाँ पे नोट डाउन करो कि अब वापस आके इस क्वेश्चन को देखना है एग्जाम से पहले, ठीक है, इंपॉर्टेंट बनेगा। तो यहाँ पे बात क्या आती है, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन के बारे में है एंड असेसमेंट ऑफ ROMM के बारे में। हमने कहाँ पे तो बात करी थी, कहाँ पे तो हमने बात करी थी कि तुम सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स जो परफॉर्म करते, कहाँ पे बात करी थी, ऐसे 330 में करी थी क्या। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में हमने देखा था टेस्ट ऑफ कंट्रोल आते हैं एंड तुम्हारा
सब्सटेंटिव प्रोसेस आते हैं जिसमें तुम्हारा टेस्ट ऑफ डिटेल एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसेस आते हैं। वहाँ पे हमने बात करी थी कि सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजर जो है ना, एट ऑल केसेस, सारे केस में तुमको परफॉर्म करने ही करने हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को तुम छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन टेस्ट ऑफ कंट्रोल तुमने ज़्यादातर बार वहाँ पे करना है जहाँ पे तुम कंट्रोल्स को, तुमको लगता है कि कंट्रोल ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है, कंट्रोल बहुत अच्छे है, ऐसा तुमको लगता है, तो वहाँ पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हो। एंड जहाँ पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अलोन एड्रेस नहीं करते कुछ असर्शन को, वहाँ पे करते हो। अगर याद आता है तो, नहीं तो नोट्स में जाके देखो, 330 में जाके देखो, तुम्हारा जो है फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन फैप, उसके नीचे वाला जो पोर्शन है फैप में क्या क्या आता है उसमें जाके देखो, ये 3 चीज़ें देखी थी। तो हमने वहाँ पे बात करी थी सब्सटेंटिव प्रोसेस तो आना ही आना है, तुमने पीएफ के चलन और उसका रिसिप्ट तो चेक करना ही करना है पेमेंट का, तो ये बात आती है। तो यहाँ पे क्या लिखता है देखो, ऐसे 320, ऐसे 330, सॉरी ऐसे 330 में क्या बोला है, irrespective of assess ROMM, auditor ने shall design and perform substantive procedures for each material class of transaction ABCD। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो, असेसमेंट क्या है, ROMM का क्या आया है ये हमको नहीं पता, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स तो तुम्हारे आने ही आने हैं। इन गिवन सिचुएशन ऑडिटर हैज असेस ROMM टू बी लो, हाउएवर डिस्पाइट सच असेसमेंट सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैव टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, उसके बाद भी रोमम कम आया है, जो भी आया है उसके बाद भी सब्सटेंटिव प्रोसेस तुमने परफॉर्म करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे है ना जो हमारे नोट्स में देखो, हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना वो सारे नोट्स में ही कवर है। कुछ कुछ क्वेश्चंस अलग अलग आते हैं, या तो उसको नोट्स में इसलिए रखा है क्योंकि वो तुमको समझ में आए कि उसको लिखना कैसा है, या फिर इसकी वजह से लिखे कि तुमको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा जब वो एग्जाम में आएगा और तुम कुछ गलत लिखते बैठोगे, तो इस वजह से ये क्वेश्चन उसमें से एक है, तुमको नहीं समझ में आएगा कि लिखना क्या है और तुम कुछ भी लिखते बैठोगे। यहाँ पे समझो 330 में बोला है कि फैब सब्सटेंटिव प्रोसेस तुमने एट एनी केस तुमने परफॉर्म करने हैं, असेसमेंट क्या भी आया हो तुम्हारा। करंट केस में क्या हुआ है, उसने क्या किया, एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया है एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। ठीक है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में क्या क्या प्रोसेस आते हैं हम आगे जाके देखेंगे, जैसे कि तुम्हारा इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, रिपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन, ये एनालिटिकल प्रोसेस आते हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन आता है तो उसमें से एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को उसने यूज़ किया है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स फ्रिक्वेंटली आर रिलेवेंट व्हेन एड्रेसिंग असर्शंस एसोसिएटेड विद अकाउंट बैलेंसेस and their element but need to be restricted to these items। एक कुछ तो बात करी है उसने कि अकाउंट बैलेंसेस के लिए ज़्यादातर होते। अकाउंट बैलेंसेस क्या है हमने देखा था, क्या है तुम्हारे बैलेंस शीट में, एक तो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है, दूसरे अकाउंट बैलेंसेस है। अकाउंट बैलेंसेस में क्या है, जैसे कि तुम्हारा रिसीवेबल है तो रिसीवेबल अकाउंट बैलेंस है, वो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं है। तुम्हारा लोन है, बैंक में कितना बैलेंस है, मतलब जो वहाँ पे आ रहा है वो क्या है, तुम्हारे अकाउंट बैलेंसेस है। तो जो ऐसे अकाउंट बैलेंस आते हैं ना, उसके लिए ज़्यादातर ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन यूज़ होता है, जो हम जाके उनको पूछते कि भाई तुम्हारे बुक्स में बैलेंस कितना है, तुमको आगे जाके समझेगा और एंड में तुमको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ऑडिटर क्या कर सकता है, उसको सिर्फ अकाउंट बैलेंस पे ना रख के एग्रीमेंट के टर्म्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ट्रांजेक्शन क्या है, उसके लिए भी वो पूछ सकता है। सिर्फ वो बैलेंस के लिए मत चेक करो कि अमाउंट सही है क्या, बाकी के लिए भी यूज़ कर सकता है। डिस्पाइट लो असेस रोमम, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स तो परफॉर्म करने ही करने हैं। क्यों, क्योंकि ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क इज जजमेंटल एंड शाल सो may not identify all ROMM and there are inherent limitation of internal control। ये सारी चीज़ें आती है, तो दो चीज़ें आती है जिसकी वजह से तुमको करना है, एक तो इनहरेंट लिमिटेशंस आते हैं एंड दूसरा ऑडिटर का जजमेंट आता है। वहाँ पे बात आती है दूसरी, क्या है, डिटेक्शन रिस्क है, कैन नॉट बी रिड्यूस टू एक्सेप्टेबल लेवल। बोलो क्या कर सकते क्या, डिटेक्शन रिस्क को कम कर सकते हैं क्या, भाई कर सकते। तो इसने क्या दिया है, पढ़ते, वाइल कमेंसिंग द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एबीसी auditor undertook risk assessment and found that detection risk relating to certain class of transactions cannot be reduced to acceptable level। बोलता है डिटेक्शन रिस्क कम नहीं कर सकते, तो याद करो तुम्हारा क्या था, इनहरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। इनहरेंट एंड कंट्रोल रिस्क में मिला के तुम्हारा रोमम होता है, तो रोमम अगर ज़्यादा है तो डिटेक्शन रिस्क को तुमको कम करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या बोल रहा है देखो, आंसर क्या बोलता है, 315 एंड 330 में क्या बोला है, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड ऑन ऑडिट रिस्क एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, जैसे कि IR, CR, DR, उसमें प्रोफेशनल जजमेंट तुम यूज़ करते हो रिस्क को असेस करने में एंड उसके प्रोसीजर्स डिज़ाइन करने में, बहुत सही। डिटेक्शन रिस्क क्या है तुम्हारा, ऑडिटर के सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स डिटेक्ट ना कर पाए में स्टेटमेंट, बात करी है हमने।
हायर असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड इनहरेंट रिस्क एंड IR एंड CR जितना हाई होगा उतना ही तुम्हारा क्या होगा, मोर ऑडिट एविडेंस लगेगा तुमको एंड शुड ऑब्टेन परफॉर्मेंस, मोर ऑडिट एविडेंस द ऑडिटर शुड ऑब्टेन फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। तो जहाँ पे भी IR एंड CR ज़्यादा है, मतलब रोमम ज़्यादा है, तो वहाँ पे तुमको ज़्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। व्हेन बोथ IR एंड CR आर असेस हाई, ऑडिटर ने क्या करना है, कंसिडर करो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कैन प्रोवाइड साई टू रिड्यूस डिटेक्शन रिस्क एंड देयरफॉर ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। तो जब IR एंड CR बहुत ज़्यादा होता है तो ज़्यादा प्रोसेस परफॉर्म करो ताकि तुम क्या करो, डिटेक्शन रिस्क को कम कर सको। इतनी सी बात आती है। उसके लिए प्रोफेशनल जजमेंट को तुम यूज़ कर सकते हो टू एंश्योर दैट इट इज़ रिड्यूस टू एक्सेप्टेबली लो लेवल। इफ़ कैन नॉट बी रिड्यूस, द ऑडिटर क्या करेगा, ओपिनियन पे जाएगा। ओपिनियन क्या है हम जाके आगे देखेंगे, क्वालिफाइड डिस्क्लेमर वगैरह ओपिनियन पे जाएगा। 265 बात क्या आ रही है, क्वेश्चन क्या है देखो। सबसे पहले एंड में जाते हैं, तुमको गाइड करना है तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। श्रेयांश विथ रिस्पेक्ट टू एग्जाम्पल ऑफ मैटर्स, ओहो समझा क्या कुछ। एग्जाम्पल ऑफ मैटर कहाँ पे था, एग्जाम्पल ऑफ मैटर जिसमें ऑडिटर ने क्या करना है, डिटरमाइन करना है क्या डिफिशियंसी सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी है क्या, डिफिशियंसी सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी है क्या। हमने देखा था, क्या क्या देखा था, अगर याद आता है तो देखो। डिफिशियंसी सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी कब होती है, एफएस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का चांस है, एफएस के अमाउंट जो है वो कितने एक्सपोज है डिफिशियंसी को लेकर, ये देखा था। उसके बाद में एसेट देखा था, एसेट में फ्रॉड या लॉस होने का चांस है। फिर हमने देखा था कि एक गुंडा कुछ नहीं करेगा, वो दूसरे गुंडे इंट्रैक्शन ऑफ डिफिशियंसी विथ अदर डिफिशियंसी। फिर हमने क्या बात करी थी, उसके बाद हमने बात करी थी कि क्या था वो, एक्सेप्शन जो है ना उसमें कॉज क्या है एंड फ्रीक्वेंसी क्या है। डिफिशियंसी का जो एक्सेप्शन आता है तुम्हारा, उसमें कॉज क्या है एंड फ्रीक्वेंसी क्या है, वो हमने देखा। उसके बाद में हमने देखा था सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी तब होती है अगर उसके कंट्रोल जो है ना वो सिग्निफिकेंट रिस्क के आते हैं। कौन से सिग्निफिकेंट रिस्क के आते हैं, जो हमने 300 कहाँ पे पढ़ा था, 315 में पढ़ा था कि रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क कब होगा, जिसमें हमने देखा था, देखो क्या, फ्रॉड, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, कॉम्प्लेक्स में रिलेटेड पार्टी एंड आउटसाइड OCOB। फिर हमने देखा था डेवलपमेंट कुछ कुछ बड़े होते हैं और साथ में एक अकाउंटिंग एस्टिमेट का पॉइंट था। तो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस जो फ्रॉड के उसके ऊपर के कंट्रोल, RPT के सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस के ऊपर के कंट्रोल, आउटसाइड OCOB के सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस के ऊपर के कंट्रोल। डेवलपमेंट को हमने काटा था। अकाउंटिंग एस्टिमेट में क्या आता है, सब्जेक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी आता है। अकाउंटिंग एस्टिमेट से हमको याद आया अकाउंटिंग पॉलिसी में सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी के ऊपर का कंट्रोल। सबसे एंड में एक तो डेवलपमेंट को हमने काटा था, उसके उसके जगह पे क्या लिखा था, जनरल मॉनिटरिंग कंट्रोल। एंड सबसे एंड में आता है कि पीरियड के एंड में जाके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, जैसे कि क्या, एडजस्टमेंट वाले नॉन रिकरिंग जर्नल एंट्री, उसके ऊपर के कंट्रोल, ये देखा था हमने। और साथ में हमने देखा था कि वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी देखो, ठीक है। ये बात आती है, इसमें क्या क्या लिखे देखो। इसमें सिर्फ एफएस में मटेरियल में स्टेटमेंट होने का चांस, एफएस के अमाउंट एक्सपोज होने का चांस, एसेट एंड लायबिलिटी में फ्रॉड एंड लॉस होने का चांस, अकाउंटिंग एस्टिमेट में कॉम्प्लेक्सिटी एंड सब्जेक्टिविटी एंड वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, इतने लिखे। देखो हमने तो सारे कवर कर लिए, ठीक है। हो गया, बोलो वाह भाई वाह, हो गया, डन डना डन, डन डना डन। आधे घंटे के अंदर, दम ही नहीं है क्वेश्चंस में, कुछ 2-3 क्वेश्चन सिर्फ इंपॉर्टेंट है, बाकी किसी क्वेश्चन में दम ही नहीं है। इस जगह पे हमारा चैप्टर नंबर 3 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।